हेलो एंड नमस्कार, वेलकम। यूथ पाठशाला के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम हर रोज़ एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और आपका ध्यान तात्कालिक उन परिस्थितियों और उन मुद्दों पर, उन इश्यूज़ पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जिनका संबंध देश के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, जिनका संबंध आपके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो आपके ध्यान में ये प्रश्न जरूर आ रहे होंगे। यदि आप अपने युवा पीढ़ी के साथियों को तैयार कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल कौनते होंगे। और ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम यूथ पाठशाला में आपके पास लगातार नए मुद्दों पर, नए विषयों पर बात करने के लिए उपस्थित होते हैं। आज के मुद्दे पर बात करने से पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, गुलशन से चमन को बीमार बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जी हाँ, आज का विषय भूख और उससे जुड़ा हुआ है। ये बात सच है कि भारत की आबादी 130 करोड़ है। ये भी सच है कि भारत में किसानों ने कोविड जैसे संकट के दौरान भी खेतीबाड़ी पर अपना जोर बनाए रखा और देश को भूखमरी के हालात में नहीं पहुंचने दिया, जबकि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी, उसकी रफ्तार थम गई थी और देश के विकास के सारे पहिए विश्राम कर रहे थे कोविड की महामारी चपेट में आने के बाद। लेकिन यह स्थिति शाश्वत नहीं है, यह स्थायी नहीं है। पूरी दुनिया में भूख का डंका बज रहा है और उसका असर भारत पर भी होने वाला है, ऐसा विशेषज्ञ लोग कहने लगे हैं। भूख के संदर्भ में अगर हम विश्व रिपोर्ट की बात करें, विश्व के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 15 करोड़ लोग अभी भारतवर्ष में, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वक्त का भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 30 करोड़ आबादी ऐसी है जिन्हें पूरा 2 वक्त के भोजन के बाद भी जितना विटामिन, मिनरल और जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए थी उतनी कैलोरी का भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो भूख का अर्थ केवल रोटी नहीं है जिसे पेट भर लिया जाए। भूख एक विस्तार लिए हुए और व्यापक अर्थों में शामिल होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, हम इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि खाद्यान्न का संकट और भारत के साथ विश्व की स्थिति कैसी बनी हुई है। संकट के इस माहौल में जबकि गरीब आदमी के सामने रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है तो भूखमरी का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब रोज़गार हाथ में नहीं हो और आर्थिक दृष्टि से कमाने की दृष्टि कमज़ोर हो, आर्थिक सहायता नहीं हो, रोज़गार की कमी हो, देश में अन्य प्रकार के जो साधन हैं उन संसाधनों की कमी हो और महंगाई का लगातार विस्तार हो रहा हो, तो ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में गरीब आदमी के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाता है। और गरीब आदमी का जीवन जब मुश्किल में आता है तो सबसे पहली चोट उसकी रोटी पर ही पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की बुनियादी तौर पर 3 ज़रूरतें जिसमें सबसे पहली रोटी ही है। कपड़ा भी बाद में आता है और मकान भी बाद में आता है। पहले 2 वक्त का भोजन चाहिए और अगर 2 वक्त का भोजन समय पर न मिले तो आप अनुमान कर सकते हैं कि देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम इस दृष्टि से अगर हम बात करें विश्व की और खाद्यान्न संकट की, तो हम एक एक करके उन मुद्दों पर आएंगे जिनके कारण हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं। खाद्यान्न संकट को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में हम पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। यानी भोजन का होना पर्याप्त नहीं है, रोटी अन्न मिल जाए ये पर्याप्त नहीं है। अन्न का पहली बात अन्न का उपलब्ध होना, दूसरी बात आपकी जेब उसको खरीद सके, ये भी आवश्यक है। और जो अन्न हम लेते हैं उसके साथ साथ केवल अनाज नहीं है, केवल आटा नहीं है, उसके साथ अन्य सहायक सामग्री भी होती है उसके साथ साथ, तो वो सामग्री भी हमें साथ लेनी पड़ती है। तो जो खाद्यान्न संकट है वो खाद्यान्न संकट हमारे लिए तब और गंभीर हो जाता है जब एक गरीब आदमी के पास अनाज न मिले, आटा न मिले और उसके साथ साथ बुनियादी तौर पर उसके अन्य आवश्यक सामग्रियां उसको प्राप्त न हो सकें। मानवाधिकार वैश्विक जो घोषणा है, उस वैश्विक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने परिवार को बेहतर स्तर बनाने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिकार है और उसमें भोजन, कपड़ा और आवास की सुरक्षा शामिल है। वैसे भी हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान बुनियादी सवाल है, बुनियादी ज़रूरत है। और अगर ये बुनियादी ज़रूरत ही हिलने लग जाए तो संकट का होना स्वाभाविक है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी हाल ही में जो धान कटा था, फसलें कटी थी और फसलें कटने के बाद जिस तरह से हमारी जो सरकारी
उपज को खरीदने की तैयारी होती है और जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, अब की बार उतना धान, उतना अनाज, उतना गेहूं मंडियों में नहीं पहुंचा और सरकार की एजेंसियां, खाद्य निगम जो है वो उतना पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं खरीद पाया है। और ये जो नहीं खरीद पाया है ये ही चिंता का कारण है। आपको याद होगा जब मंदी, पूरे विश्व में जब मंदी का 10-11 साल पहले मंदी आई थी, तब भारत बहुत आराम से इस मंदी से निकल गया था। कोरोना पीरियड में भी आपने देखा कि जब बाकी सारी चीज़ें रुक गई थी, तब सरकार ने खाद्यान्न सहायता के रूप में, भारत सरकार ने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अन्न उपलब्ध करवाया था और उसके कारण उनकी गतिविधियां और उनके जीवन के सामान्य स्थितियां चल पाई। लेकिन अगर खाद्य निगम के पास, भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज का भंडारण कम हो जाएगा और अगर दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति दोबारा आ जाती है तो फिर हमारे लिए चिंता का सबब होना या चिंता की बात होना ज़रूर है। इस पूरे संदर्भ को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हम किन कारणों से खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं और किन वजह से भारतवर्ष में संकट आ रहा है। भारतवर्ष में जो संकट की स्थिति है वो सबसे पहली बात तो जो हमारी कृषि का औसत आकार है, वो कृषि का औसत आकार छोटा है। अब जितनी कृषि का आकार छोटा होगा, यानी कृषि के आकार का मतलब भूमि का आकार है, खेत का आकार जितना छोटा होगा, लागत उतनी ही बढ़ेगी और उपज आर्थिक दृष्टि से उतनी ही कम होगी। आबादी के विस्तार ने गांवों में, परिवारों में ज़मीन का बंटवारा तेज़ी से हुआ और ज़मीन के बंटवारे के कारण अब हालात ऐसे आ गए हैं कि उनमें उपज की जो परंपरागत रूप से या जो व्यवस्था की दृष्टि से जितना उपज ज़मीन से मिलना चाहिए था उतना उपज नहीं मिल रहा है। तो औसत जो कृषि का आकार है वो कमज़ोर हो गया, छोटा हो गया है। हमारा जो बुनियादी ढांचा है उत्पादन का वो भी बहुत बेहतर नहीं कह सकते हम उसे। और जो बुनियादी ढांचा का मतलब है कि आधुनिक जो परंपरागत कृषि के उपकरण थे वो काम के नहीं रहे और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से छोटी ज़मीनों पर अगर खेतीबाड़ी की जाती है या छोटे रकबे पर या छोटे खेतों पर अगर खेतीबाड़ी की जाती है तो उसकी लागत बहुत आती है और उसके कारण जो खेती करने वाले किसान हैं उनका हौसला टूट जाता है। तो इसलिए जो बुनियादी ढांचा है वो कमज़ोर है। हमारे जो खेत हैं उन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर जो आधुनिक तौर तरीके और आधुनिक जो मशीनें होनी चाहिए थी वो मशीनें सहज रूप में नहीं पहुँच पा रही हैं। सर्वोत्तम जो कृषि की तकनीक का उपयोग होना चाहिए था वो भी नदारद है। अभी भी बड़ी संख्या में गाँव में हमारे परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है। तो ये जो परंपरागत खेती है, हालांकि परंपरागत दृष्टि से खेती के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि उसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं है, लेकिन आपने जो श्रीलंका से अगर आप भारत के संदर्भ को समझने की कोशिश करें तो श्रीलंका ने जो गलती की थी रासायनिक खादों पर रोक लगा करके और आधुनिक जो व्यवस्था थी उसको नुकसान पहुंचा करके जो गलती की उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आज उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है और श्रीलंका लगभग दिवालिया घोषित हो चुका है, अकाल की स्थिति का सामना कर रहा है और भारी संख्या में अब वहाँ से जनता के पलायन या शरण लेने की समाचार आने शुरू हो रहे हैं। तो भारत के रेफरेंस में अगर हम समझें तो यद्यपि जो बड़े किसान हैं और संपन्न किसान हैं वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर से उनके यहाँ खेती है, सिंचाई के उनके पास आधुनिक साधन हैं, सोलर पैनल है, सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी 70% से ज़्यादा किसान छोटे छोटे रकबों में, छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन के हिस्से पर खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का बड़ा सबब है। ये भी एक संकट है कि जब आप लगातार उत्पादन चाहते हैं तो रासायनिक खाद का भी उपयोग करना पड़ता है और रासायनिक खाद के साथ साथ अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए कीटनाशकों का भी उपयोग करना पड़ता है। दो विरोधी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अभी कीटनाशक जो रासायनिक उपयोग किया जा रहा है कीटनाशकों का और जो रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है, यद्यपि फसल की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन इनका प्रभाव
दूरगामी दृष्टि से देखें तो जो अच्छे उन्नत नस्ल के बीज हैं उन पर इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है, और ज़मीन की दृष्टि से देखें तो जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो कमज़ोर होती चली जाती है, और एक सीमा के बाद वहाँ से उत्पादन लेना नामुमकिन हो जाता है। तो भारतवर्ष में ये जो चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों के कारण खाद्यान्न का संकट पैदा होता जा रहा है। सरकार, यद्यपि प्रधानमंत्री जी रोज़ाना देश को बात कर रहे हैं, मन की बात के अंतर्गत उन्होंने किसानों से कई बार बात की है और देश में बहुत सारे मुद्दों पर भी वो चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तौर पर समझने की कोशिश करें तो जब यूक्रेन का संकट खड़ा हुआ, रूस और यूक्रेन के मध्य जब युद्ध की स्थितियाँ विकट हुई और यूक्रेन से जब अनाज का निर्यात बंद हो गया, तो भारत ने और प्रधानमंत्री जी ने ये दावा किया कि हम पूरे विश्व की भूख मिटा सकते हैं। ये किसानों को उत्साहित करने वाला एक बयान था, देश में एक उत्साह की लहर पैदा करने वाला बयान था, लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे और तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अति उत्साह में भले ही बयान दिया गया हो, लेकिन हकीकत को ज़मीन पर उतारने के लिए इसमें बहुत कठिनाई है और इसमें समस्याएं बहुत सारी थी। हालांकि हमने 2021-22 में 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था, लेकिन इस बार जैसे ही सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विश्व भर की भूख मिटाने को तैयार और गेहूं का निर्यात करने को तैयार हैं, लेकिन जब यूक्रेन का संकट सामने आया तो जल्दी समझ में आ गया और विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी कि अगर हमने गेहूं का निर्यात किया तो हम खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए सरकार ने तत्काल ही फैसला लिया और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये समझ में आने वाली बात है, आलोचक भी इस बात को कह रहे हैं, समीक्षक भी कह रहे हैं इस बात को कि ये समझने वाली बात है कि एक तरफ हम दावा कर रहे थे कि हम विश्व को गेहूं का निर्यात कर देंगे और दूसरी तरफ तत्काल सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। और इसका कारण आपको समझ में आएगा कि गेहूं पर रोक लगने के बावजूद आज बाज़ार में अनाज के दाम, आटे के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं उत्पादन और वितरण में कोई संकट है, उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महंगाई की जो रफ्तार बढ़ी है, ख़ासतौर पर खाद्यान्नों को लेकर के जिस तरह की रफ्तार बढ़ी है, वो हमारे लिए चिंता का कारण बन रही है। निर्यात को हालांकि सभी देश अपने उत्पादों का निर्यात करना चाहते हैं और उसके लिए वो नए नए तरीके भी खोजते हैं। मोदी सरकार ने भी जब अचानक से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो स्थिति को जब आलोचना हुई तो हमारे जो सेक्रेटरी थे इस विभाग के, वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि देश में गेहूं का कोई संकट नहीं है। लेकिन चीन में भी इसी तरह, यूक्रेन के रेफरेंस में और श्रीलंका के रेफरेंस में अगर बात करें तो वहाँ की सरकारों ने भी कुछ समय पहले इसी तरह के बयान दिए थे। लेकिन संकट की ओर इशारा ज़रूर है। सरकार ने निर्यात बंद किया तो यह हमारे लिए कठिन फैसला है। यद्यपि सरकार कहती है कि हमने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध का फैसला दूसरे कारणों से लिया है, इससे देश के खाद्यान्न संकट का कोई लेना देना नहीं है, और इस प्रतिबंध के कारण सरकार के फैसले से घरेलू स्तर पर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ सरकार ये भी स्वीकार कर रही है कि हमने जो निर्यात पर रोक लगाई है उससे महंगाई पर अंकुश लगने का काम होगा और भारत के पड़ोसी और कमज़ोर देशों के खाद्य ज़रूरतें पूरा करने में मदद मिलेगी। अभी बाज़ार में गेहूं का खुदरा कीमत सरकार की ओर से जो तय है MSP मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो कुल मिलाकर गेहूं की या खाद्यान्नों की जो स्थिति है हमारी, वो खाद्यान्नों की स्थिति इस समय चिंताजनक दौर में हम पहुंच गए हैं और निर्यात हमने रोका हुआ है। निर्यात पर जो पाबंदी लगाई गई उसके लगाने से देश में खाने का सामान ऐसा कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा, कीमतें काबू में रहेगी, लेकिन ये बात लगता यह है कि सैद्धांतिक बातें ज़्यादा हैं, हकीकत में इससे कोई प्रभाव नज़र आता नहीं है। इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसका दूसरा परिणाम निकला। इंडोनेशिया में जो पाम ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनियां थी उन्होंने उत्पादन घटा दिया तो इंडोनेशिया की जो विदेशी मुद्रा थी वो भी कम हो गई उनको निर्यात बंद होने के कारण, और संकट भी खड़ा होने लगा। तो इंडोनेशिया ने तत्काल प्रभाव से पाम ऑयल पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त किया और भारत
पाम ऑयल इंडोनेशिया से फिर से मंगाने लगा है। इस पूरे प्रोसेस को समझने की बात है। एक तरफ आप प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रतिबंध हटाने के दो दृश्य हमने साथ साथ देख लिए हैं। अगर हमने खाद्य पदार्थों पर, खाद्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया तो उसके क्या परिणाम होंगे, और नहीं लगाया तो उसके क्या परिणाम होंगे। अगर हमने निर्यात रोका है तो हमारे जो मुद्रा भंडार है, जो हमारे बाहर से आने वाली जो विदेशी मुद्रा है, उसके भंडार में कमी आती है, उसमें दिक्कत पैदा होती है। और अगर हम निर्यात को जारी रखते हैं तो देश में खाद्यान्न का संकट खड़ा होने का अंदेशा बना रहता। तो इसमें एक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, और संतुलन ये है कि हम अपने उत्पाद को इस स्तर पर रखें कि सरकार निर्यात करने की छूट भी दे सके और देश में भी महंगाई पर अंकुश बना रहे और लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न मिलता रहे। सरकार सामान्य तौर पर कोई भी देश निर्यात पर रोक नहीं लगाता है ज़्यादातर, क्योंकि अब आज ग्लोबल मार्केट में आप जो निर्यात की जाने वाली सामग्री अगर आप उसको रोकते हैं तो उसका प्रभाव हम पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो और इसका जो दूसरा असर पड़ता है वो मध्यम आय वर्ग है, उस पर भी अगर आपने निर्यात रोका है तो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वो मध्यम आय वर्ग और निम्न जो आय वर्ग है उन सब पर इसका असर पड़ेगा। शहरों में रहने वाले लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। तो इसकी वजह से चाहे किसान की कम कमाई हो, केंद्रीय बैंकों में आपका जो मुद्रा का भंडार है वो भी कम हो जाता है। इसलिए निर्यात को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इंडोनेशिया ने जब पाम ऑयल से प्रतिबंध हटाया तो भारत को राहत मिली और भारत ने वहाँ से पाम ऑयल खरीदा। तो सरकार ने अभी हफ्ते भर पहले ही निर्देश दिए हैं तेल कंपनियों को कि 15 रुपये लीटर तेल के दामों में कमी करें, क्योंकि जब पाम ऑयल नहीं आ रहा था तो तेल की कीमतों में अचानक उछाल आने लगा था और 150 से 200 रुपये लीटर तक खाद्य तेल बिकने लगा था। और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, 250 रुपये लीटर के हिसाब से अभी भी तेल बिक रहा है। तो ये आम आदमी की पहुंच के बाहर है। बाज़ार में महंगाई का जो इस समय स्तर है वो चरम पर है। इस समय ज़बरदस्त महंगाई है। खाद्यान्न का संकट चाहे सरकार स्वीकार न कर रही हो, लेकिन संकट कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो हमारी साग सब्जियां हैं और हमारे जो आवश्यक जीन्स हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा है। तो इसलिए खाने पीने के सामान में महंगा होना ये बेहतर नहीं माना जा सकता है। निर्यात पर रोक लगाने से देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है, ये भी एक संकट है। जब आप निर्यात पर रोक लगा देते हैं तो जो इंटरनेशनल हमारी जो इमेज बनती है उस इमेज पर भी वो क्रश होने लगती है और हमारी इमेज उससे ख़राब होती है। तो सरकार को दोनों, यानी ये एक तरह से एक खांडे की धार है, एक संतुलन करके सरकार को चलना पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करना भी पड़ता है और आवश्यक वस्तुओं का ज़रूरत पड़ने पर आयात भी करना पड़ता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तो सर्विस के सेक्टर पर ही टिकी हुई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं है, और जहां उत्पादन नहीं है तो वहाँ पर्यटन, कोरोना महामारी से के कारण पर्यटन पर जो असर हुआ उसके कारण अस्थिरता हुई। और ऐसे अनेक देश हैं जहां पर निर्यात का कोई अन्य साधन नहीं है, तो वे देश जो हैं वो केवल सर्विस के माध्यम से ही अपने देश की गतिविधियों को चलाते हैं। सौभाग्य से भारत उन देशों में नहीं है। भारत सर्विस सेक्टर में भी अग्रणी है और एक्सपोर्ट करने में भी अग्रणी है, और भारत की प्रोडक्शन पावर बहुत अधिक है, उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, और हमारे किसान और हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में सामग्री पैदा करती हैं। लेकिन सरकार की नीतियों के माध्यम से, सरकार के समर्थन के माध्यम से उस पर काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। निर्यात का अगर आप बात करें तो इसका असर 50 करोड़ या 1 अरब लोगों पर हो सकता है, और अगर खाद की स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो अगले साल भंडारण की जो कमी है वो हम सब के लिए संकट पैदा कर देगी। ये समझने की आवश्यकता है कि ये अभी आज जो मैं इस इश्यू पर आपसे बात कर रहा हूँ, यह आने वाले वर्ष के लिए हमारे लिए एक संकेत है। और वो संकेत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरे का संकेत है, लेकिन एक इशारा ज़रूर है कि हमने समय रहते इस दृश्य को नहीं नियंत्रित किया और सरकार ने ऐसी नीतियों को लागू नहीं किया जिन नीतियों के कारण किसान को प्रोत्साहन मिले, समर्थन मूल्य मिले, और समर्थन मूल्य के साथ साथ उसके द्वारा खेती पर जो लागत आती है वो लागत उसकी प्राप्त हो। तो
किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा आज हम अगर निर्यात को रोक भी लें तब भी कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में 50 करोड़ से 100 करोड़ लोगों के सामने देश में खाद्यान्न संकट और ज़्यादा गहरा होकर खड़ा हो सकता है। जब इस पूरे रेफरेंस में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होना लाजमी था। तो भारत का जहाँ तक सवाल था, भारत हालांकि बहुत सेफ जोन में है और अभी भारत की स्थिति श्रीलंका या पाकिस्तान या नेपाल या अन्य दूसरे देशों की तरह नहीं है, लेकिन संकट समय रहते उसको पहचानना और समय रहते उस पर निदान करना यह बहुत आवश्यक है। और आप भारत के जागरूक नागरिक हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हम अपने मूल मुद्दों पर सरकार का ध्यान और अपने समाज का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा हुई तो वहाँ भी पूरे विश्व में खाद्यान्न का जो संकट गहराता जा रहा है उस पर भी बहुत अधिक चर्चा हुई है और एक तरह का वार्मिंग अलार्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दी गई और कहा गया कि ये संकट एक आने वाले समय में और गहरा होने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी उसमें दुनिया भर की नज़रें जब स्विट्ज़रलैंड दावोस में जब ये बैठक हुई थी और उसमें सारे देश दुनिया भर के नेता और कारोबारी जुटे थे, तो इस दूसरे संकट को तलाश करने के लिए समाधानों पर बहुत अधिक चर्चा की गई। वहाँ कहा गया था कि विश्व इस समय सबसे बड़े संकट के दौर का सामना करने की स्थिति में पहुँच गया है। 3 महीने पहले जब दुनिया भर में खाद्य बाजार की कीमतें बढ़ने लगी थी तभी से झटके लगने शुरू हो गए थे। आज हम जुलाई में बात कर रहे हैं और अगर हम 3 महीने पहले की बात करें तो लगभग मार्च अप्रैल में ही खाद्य सामग्री पूरे विश्व में भर में उसकी कीमतें बढ़ी थी और उसकी रफ्तार अब भी तेज़ गति से बढ़ रही है। इसके कारण उसका एक कारण और भी रहा जो पूरी दुनिया में है। बाकी जगह तो उत्पादन कम हुआ और रासायनिक खाद का भी प्रयोग कम, उसकी भी मांग बढ़ी और उसकी सप्लाई कम हुई, ये भी एक कारण रहे। लेकिन लगभग 3 महीने पहले, 3-3.5 महीने पहले रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध आरंभ हुआ था उसी के साथ महंगाई ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था और उसका विश्वव्यापी प्रभाव हम देख रहे हैं। भारत पर भी उसका असर पड़ा, पूरी दुनिया में उसका असर हम देख रहे हैं। उसका कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस के और यूक्रेन के युद्ध का विश्व के खाद्यान्न संकट से क्या संबंध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो प्रमुख हैं डेविड विस्ले, वो भी दावोस में थे और उन्होंने आगाह किया कि मुश्किल से उबरने का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी लाइन, ये बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने दी थी और ये कहा था कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस आने वाले संकट से ठीक से उबर पाएंगे या नहीं उबर पाएंगे। ये वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और दुनिया बड़े खाद्यान्न संकट का सामना कर रही है और आगे की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने जा रही है। ये बहुत वार्मिंग अलार्म है और ये हमारे लिए चेतावनी भरा संकेत है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड हैं डेविड विस्ले, उन्होंने दुनिया भर से जो रिपोर्टें उनको मिली हैं और पूरे विश्व से जो महंगाई की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इस समय जो मौसम के कारण जो उत्पादन में कमी आई है, जगह जगह बाढ़ देखने को मिल रही है और जगह जगह पर हम पूरे विश्व भर में ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि खेती का रकबा कम होता जा रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में और जब पूरी दुनिया में इस तरह का संकट हो और उसके बीच में युद्ध फंसा हुआ हो साथ में, तो और ज़्यादा मुश्किल का सामना हमारे सामने होगा ही। ये अब जो सवाल उठ रहे हैं वो महत्वपूर्ण सवाल हैं कि क्या यूक्रेन और रूस युद्ध ही दुनिया का खाद्यान्न की सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण संकट बढ़ा है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या यूक्रेन के वजह से ही केवल खाद्यान्न संकट आया है? इसका उत्तर लगभग हाँ में समझना पड़ेगा। यूक्रेन को यूरोप का धान का कटोरा या अनाज का भंडार कहा जाता है, अनाज का घर कहा जाता है। यूक्रेन की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और यूक्रेन अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के बाद लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। ये बहुत बड़ी
प्रोडक्शन पावर है उसकी, और उसका जो प्रोडक्शन पावर है इसका अनुमान इससे कर लीजिए कि यूरोप के सभी देश यूक्रेन में पैदा होने वाले अनाज को परचेज करने के लिए लालायित रहते हैं। लालायित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूक्रेन में पैदा होने वाले अनाज की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। वहाँ की जो काली मिट्टी है उसकी जो प्रोडक्शन का उसका जो रेंज है, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत है। वहाँ जो पैदा होने वाला अनाज है वो गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो पूरी दुनिया में उसकी बहुत मांग है और यूरोप के देश उसको सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है उस युद्ध के कारण रूस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लाखों टन अनाज यूक्रेन के बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है और वो यूरोप के देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और स्थिति ये बन रही है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो अनाज वहाँ पड़ा रहा तो वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसको समुद्र में फेंकना पड़ जाएगा। ऐसे हालात में यूरोप को जहाँ भूख अपनी वैकल्पिक पूर्ति करने के लिए दूसरे मार्ग तलाश करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब एक स्थान से आपूर्ति बंद होती है और वैकल्पिक तौर पर दूसरी जगह से आयात करना पड़ता है तो जहां से आप आयात कर रहे हैं उन क्षेत्रों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से अगर वे देश निर्यात के लिए तैयार होते हैं तभी वहाँ पर संतुलन स्थापित होता है, अन्यथा संतुलन डगमगा जाता है। जैसा आपने अभी देखा, भारत ने उत्साह में आकर गेहूं के निर्यात की बात तो कह दी, लेकिन जैसे यूक्रेन का युद्ध का सामना आया और पूरी दुनिया में खाद्यान्न के संकट की स्थिति आई तो भारत सरकार ने तुरंत उसे भांपा और उस निर्यात पर रोक लगा दी गई। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर को क्या अकाल का सामना करना पड़ेगा? ये कुछ बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन उत्तर लगभग हाँ में है। क्योंकि आप जब निर्यात करने की स्थिति में नहीं होंगे तो ये अकाल जैसी स्थिति मान लीजिए अपने बारे में। क्योंकि आप केवल अपना पेट भर लें और अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट नहीं कर सकें निर्यात के माध्यम से तो भी एक प्रकार का अकाल ही माना जाएगा। भारत के किसान अगर इतना उत्पादन करें कि वो अपना 130 करोड़ की आबादी का पेट भर दें और उसके बाद दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में आ जाएं, तब हम कहेंगे कि भारत में अकाल की स्थिति नहीं है। ये अकाल की परंपरागत परिभाषा नहीं है कि पहले जैसे किसी ज़माने में अकाल की परिभाषा थी कि बरसात की कमी के कारण अकाल पड़ गया। अब वो स्थितियाँ नहीं है। अब अकाल की परिभाषा बदल गई है। अकाल की परिभाषा अब ये है कि आप इतना अनाज पैदा करें या आप इतना खाद्यान्न पैदा करें या आप इतना उत्पादन करें कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का सामान आप निर्यात करें और उससे विदेशी मुद्रा का भंडार जमा करें ताकि आप अपनी दूसरी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। उसमें उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं, उसमें आपकी प्रतिरक्षा की वस्तुएं भी शामिल हैं, उसमें आपके परिवहन से संबंधित जो ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी है वो कहीं न कहीं दुनिया में एक अलार्म बजा रही है संकट का, और भारत को भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है। यूक्रेन की लड़ाई, क्या भारत पूरी तरह दुनिया का पेट भर सकता है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरे विश्व को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम शुरू में हमने जिन 4 मुद्दों पर बात की थी, हमें अपने रकबे को सुधार करना पड़ेगा, हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ेगी, हमारे किसानों को सब्सिडी देने के साथ साथ उनके बैंकिंग, उनकी जो फसलें हैं उनके बीमा करना पड़ेगा, उनके द्वारा उनको जो घाटा होता है उस घाटे की पूर्ति का विश्वास दिलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें गुणवत्ता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप उत्पादन कितना भी कर लें, लेकिन अगर आपने उत्पादन करने के बाद अपनी गुणवत्ता को नहीं सुधारा तो विश्व स्तर पर मानकों को पूरा न करने पर आपके माल को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसा कई बार हमने देखा है, सुना है। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का उत्पादन न कर पाए तो भी संकट पैदा होगा। यूक्रेन से क्या अनाज चुराकर बेच रहा है रूस? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठ रहा है। रूस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने बंदरगाहों पर जो यूक्रेन ने अपना जो अनाज इकट्ठा किया था निर्यात करने के लिए, वहाँ से उसकी चोरी हो रही है। पता नहीं वो बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ से रूस बहुत सारा अनाज उठाकर अपने यहाँ ले जा रहा है, और हो सकता है कि अपने पड़ोसी मित्रों को वो उसकी निर्यात भी कर रहा हो या उसको बेच भी रहा हो। लेकिन
इससे नुकसान तो रसिया का उससे यूक्रेन का तो नुकसान हो ही रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और उन प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। लेकिन केवल रूस को नुकसान नहीं हो रहा, उस युद्ध का प्रभाव ये भी पड़ रहा है कि रूस से जो गैस और पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पर वो यूरोपियन कंट्रीज़ को महंगे दामों पर वो खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक तौर पर अभी उनके पास कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं है। आज का जो युद्ध का ढांचा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। एक तरफ रूस पर यूरोपियन कंट्रीज और नाटो प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके साथ गैस खरीदने का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और दूसरे देश चोरी छुपे गेहूं और बाकी अनाज भी उनसे खरीद रहे हैं। तो ये जो संकट है ये हमारे लिए सबक है हमारे सामने। यूक्रेन की अहमियत दुनिया में फूड बास्केट जैसी रही है, और जैसा मैंने जिक्र किया था 40 करोड़ लोगों का वो पैदावार करते हैं, 40 करोड़ लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या 40 करोड़ की। पूरे विश्व के बड़ी संख्या में वो अपनी मात्रा पहुंचा रहे हैं। और अनुमान ये भी है कि युद्ध शुरू होने के बाद 2.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज ओडेसा बंदरगाह में फंसा हुआ है यूक्रेन का। और ये एक नया संकट है फ्लोटिंग माइंस के रूप में। पूरे समुद्र में जो फ्लोटिंग माइंस बिछी हुई हैं उसके कारण उनके जहाज़ जा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से वो अनाज वहीं पर डेड स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है। यूक्रेन से समुद्री रास्ते के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 20% अनाज भेजा जा सकता है, लेकिन दुनिया में खाने के सामान की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इससे काम चलने वाला नहीं है। यूक्रेन से युद्ध से पहले खाद के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे और युद्ध शुरू होते ही और इन कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और अगर आप तुलना करें तो पिछले साल की तुलना में ये दाम 200% बढ़ चुके हैं खाद्य पदार्थों की पूरी दुनिया में। ये अलार्मिंग है, ये हमारे लिए हमारे कान खड़े करने वाला आंकड़ा है कि पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 200% की महंगाई खाद्य पदार्थों के दामों में हो चुकी है। गैस पर भी उसका असर पड़ा है, तो गैस या दूसरी चीज़ों पर के असर के कारण भी खाद्यान्न महंगे होते ही हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन में अगली जो फसल है वो अभी ज़्यादा समय नहीं है और वो तैयारी पर वहाँ खड़े हैं, लेकिन वहाँ भंडारण की समस्या पहले से भंडारण हो रखा है। नया फसल को कहाँ भंडारण करेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे, ये भी एक यूक्रेन की समस्या है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुश्किल का सामना कर रहा है और यूक्रेन खेती के लिहाज से एक जो अहम उत्पादक देश है, वहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं जो अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र फ्रांस, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। यूक्रेन में जो अनाज पैदा होता है वो यूरोप के बाकी ख़ासतौर पर जो 4-5 बड़े देश हैं, फ्रांस है, रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ की जो मिट्टी की उपज है तकरीबन वैसी ही उपज यूक्रेन में भी है। तो उसकी डिमांड बहुत अधिक है, किसानों को उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलता है, सरकार सब्सिडी भी बहुत देती है किसानों को वहाँ। तो वो बहुत गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करते हैं, मन लगा कर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पूरे। और युद्ध से पहले यूक्रेन पूरी अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन में इसी का बहुत बड़ा योगदान, उसकी फसल का योगदान हुआ करता था। और पूरे विश्व के खाद्य व्यवस्था को संतुलित करने में भी यूक्रेन का योगदान था, लेकिन अब वो संकट में पड़ गया है। दुनिया भर में जो सामान की कीमतों में उछाल आ रहा है उसकी स्थिति अब बहुत विकट स्थिति में हम पहुंच गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र का जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में फूड प्राइस इंडेक्स दिखाया गया है उसमें 1974, 2008 और 2011 के मुकाबले अब सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में पहुंच गया है। इससे पहले केवल 3 बार ऐसा मौका आया था जब खाद्य संकट और ऊंची कीमतों को हमने देखा है। कुछ मामलों में भूख की समस्या से राजनीतिक अस्थिरता भी खड़ी हो जाती है। कई बार सरकारें भी अपना अस्तित्व खोने लगती हैं, जनता का विश्वास जब समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि भूख बहुत बड़ी चीज़ है और पेट की आग बड़े बड़े सत्ताधीशों को निगल जाती है, बड़ी बड़ी सत्ताओं को च्युत कर देती है। जनता जब आक्रोशित होती है तो हम श्रीलंका का देख ही रहे हाल, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री की स्थिति का पता नहीं है कहाँ पर है और पूरी जनता अराजकता के माहौल में गुजर रही है। तो ये जो सब कुछ श्रीलंका में हो रहा है वैसी समस्या बाकी देशों के सामने नहीं हो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुतारेस ने कहा कि पूरे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में फसलों का बहुत नुकसान होगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी की है। और विश्व खाद्य संगठन
भी इस चेतावनी को दे चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह रहा है। तो ये क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्रों में इस बार जो गर्मी का जो प्रकोप था वो भयानक प्रकोप हमने देखा। अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ अन्य देशों में भी वातावरण और मौसम में परिवर्तन हुआ। तो ये सब मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ सारे फैक्टर्स को मिलाकर के, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतारेस कह रहे हैं कि ये बहुत संकट का समय है, क्योंकि दुनिया भर में किसान बढ़ती उर्वरक और ऊर्जा कीमतों के निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन की समस्या है तो दूसरी तरफ कीमतों की समस्या है। किसान बहुत महंगे उर्वरक नहीं खरीद सकता, किसान बहुत महंगे कीटनाशक रासायनिक दवाएं नहीं खरीद सकता, और उसके कारण उसको और किसान बहुत महंगी बिजली नहीं खरीद सकता, डीजल नहीं खरीद सकता किसान। तो अगर अब ये जो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अलग बात है, और टेक्नोलॉजी उसकी पॉकेट के अनुसार उसको उपलब्ध हो जाए ये दूसरी बात है। और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी उपलब्ध तो है, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई महंगाई के कारण किसान बहुत बौना हो गया है, और केवल भारत का किसान नहीं, पूरी दुनिया का किसान असहाय और असहज महसूस कर रहा है। और इसी को दोहराते हुए आगे बढ़ाते हुए महासचिव गुतारेस कहते हैं कि इस साल भोजन तक पहुंचने का मुद्दा अगले साल की वैश्विक खाद्य कमी बन सकता है। अभी केवल हम भोजन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं कि भोजन उपलब्ध है, देर सवेर मिल जाएगा, लेकिन अगले साल तक अगर यही हालात बने रहे तो ये खाद्य की कमी, यानी जो मैंने शुरू में कहा था कि पूरा विश्व भूख के कगार पर नहीं पहुंच जाए, ऐसी संकट के अलार्मिंग संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। और कोई भी देश इस तरह की तबाही के सामाजिक और आर्थिक नतीजों से भी अछूता नहीं रहेगा। ये भी बहुत समझने की आवश्यकता है कि केवल इतना सा नहीं है कि किसान उससे उत्पादन कम हो जाएगा तो काम चल जाएगा। किसान के साथ साथ उस देश की सामाजिक ताने बाने पर, सामाजिक ढांचे पर और उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार होता है, और जनता क्या कर सकती है ये समझने समझाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम रोज़ाना ही आजकल टीवी के विभिन्न चैनलों पर श्रीलंका के लाखों लोगों को कोलंबो में भीड़ के रूप में उमड़ते हुए देख रहे हैं। दुनिया भर में जो बढ़ते हुए खाद्य संकट की जो स्थिति है उसके भले ही कई कारण हों, यूक्रेन पर रूसी हमले भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यह लहर सुनामी में बदल सकती है। ये कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। विश्व खाद्य संगठन की चेतावनी और संयुक्त राष्ट्र संघ की चेतावनी को अनसुना कर दिया अगर हमने, तो ये भूखमरी की जो स्थिति है ये एक अलार्म के रूप में सामने आएगी। और इतना ही नहीं होगा, पूरे विश्व को इससे जूझना पड़ेगा। और आप बाकी सारी चीज़ों से जूझ सकते हैं, लेकिन भूख से लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मुद्दा, और जिस मुद्दे पर हमने आपसे बात की है ये आपके लिए एक अलार्म के रूप में, एक चेतावनी के रूप में हमने इस मुद्दे को चुना आज। और विश्व खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ भारत और भारत की जो भूमिका और भारत की जो स्थिति है उस पर भी हमने विस्तार से आपसे बात की है। उम्मीद करता हूँ हमारे युवा साथियों को ये विषय पसंद आया होगा, और इसमें जो जानकारी हमने आपके लिए प्रस्तुत की हैं उनके आधार पर आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें और अन्य सामग्री को भी टटोलें, पढ़ें। अपने साथियों से कहें हमारे साथ जुड़े रहें। यूथ पाठशाला के साथ लगातार निरंतर रूप से हम ऐसे ही नए से नए चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर, चुनौतीपूर्ण विषयों पर आपके सामने रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद।